दादी के रोज रोज के कलेश की वजह से पापा को घर छोड़कर अलग रहना पड़ा। उस वक्त हम लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पापा कागज़ फैक्ट्री में काम करते थे, सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी। हम लोग दादी के साथ रहते थे तो राशन पानी खेतों से पूरा हो जाता था। पापा दिल्ली में कमा रहे थे, हम आगरा के रहने वाले थे। दादी ने जब पापा को अलग कर दिया तो पापा हमें लेकर दिल्ली आ गए। उस वक्त मैं प्राइवेट स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ती थी। लेकिन जब हम दिल्ली आए, पापा की इतनी सैलरी नहीं थी कि मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते। पापा ने मुझे सरकारी स्कूल में डाल दिया और मेरे दोनों छोटे भाई को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दिया। दोनों भाई से छोटी एक छोटी बहन और थी। सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन 5वीं क्लास में हो पाया था, क्योंकि हमारे पास दिल्ली का कोई प्रूफ नहीं था और ना ही मेरे पास प्राइवेट स्कूल का कोई सर्टिफिकेट था। इसकी वजह से मुझे फिर से 5वीं क्लास से पढ़ना पड़ा था। पापा का हाथ बटाने के लिए मम्मी भी काम पर जाया करती थी। मैं भी सुबह स्कूल जाया करती थी। जब मैं स्कूल से वापस आती तो माँ पास के ही फैक्ट्री में सिलाई का काम करने जाती थी। शाम 8 बजे तक वह घर वापस आती थी और मेरे पापा 9 बजे तक घर आते थे। उस बीच मुझे अपने दोनों भाइयों को स्कूल से लाना पड़ता। उनका स्कूल ड्रेस उतारना, धोना, खाना पीना मुझे ही सब कुछ करना पड़ता था। क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी, मेरे पापा ने किराए का मकान लिया हुआ था। उसमें सिर्फ हम अकेले ही किराएदार थे। उस मकान के 2 रास्ते थे। मकान के आगे का गली 15 फुट का था। हमारे मकान के पीछे की गली 5 फुट की थी। अधिकतर लोगों के पिछले साइड में अपना कपड़ा धोना, सुखाना, बाथरूम वगैरह ज्यादा बने हुए थे। मेरे घर के पीछे भी हमारा दरवाजा खुलता था, जो कि हमारा कमरा होता था। रसोई में खिड़की थी। मेरे रसोई के खिड़की के सामने एक मकान था। उस घर में एक परिवार रहा करता था। उस घर का छोटा लड़का जो मुझे खिड़की में से देखा करता था और हमारा छत भी आमने सामने था, तो वह छत पर से भी मुझे खूब देखा करता था। एक दिन मैं अपने भाई की ड्रेस सुखा रही थी, तभी वो छत पर आकर खड़ा हो गया। बस मुझे देखता ही जा रहा था। मुझे वो लड़का बहुत पसंद था। मैं भी चोरी चोरी बार बार नजरें चुराकर उसको देखा करती थी। उसने अपने छत से एक पर्ची फेंकी। उस पर्ची में लिखा था, तुम बहुत सुंदर हो और मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें अपने कमरे से भी देखा करता हूँ और जिस दिन तुम्हें नहीं देखता उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उस दिन खाना भी नहीं खा पाता। मेरे साथ इतना जुल्म मत किया करो। मैं उसका ये पर्ची पढ़कर खुशी से पागल हो गई थी, क्योंकि वह लड़का मुझे भी बहुत पसंद था और चोरी चोरी मैं भी उस लड़के को देखा करती थी। मेरी नज़रों से वह लड़का भी देखने में बहुत खूबसूरत था। उसके जैसा मुझे कोई दिखाई नहीं देता था। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। वह शायद 20-22 साल का होगा, क्योंकि वह पूरा जवान मर्द लगता था। मैंने भी उसकी पर्ची पढ़कर उसका जवाब लिखा कि मुझे भी तुम बहुत पसंद हो और मैं भी तुम्हें चोरी चोरी देखती हूँ। तुम बहुत हैंडसम हो। सबसे ज़्यादा तुम्हारे सर के हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल शाहरुख खान के जैसे लगते हो। शायद शाहरुख खान से भी ज़्यादा हैंडसम हो। जब मैं रसोई में खाना बना रही थी तभी मैंने उस पर्ची को उसे थमाया था। उसने मेरे हाथों को टच करता हुआ वो पर्ची लिया था और मैं बिल्कुल कांप कर रह गई थी। उस दिन से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हो गई थी। उसने मेरा प्रपोजल पढ़कर उस रात मुझे छत पर बुलाया था और मैं सबके सोने के बाद उस लड़के से ऊपर छत पर मिलने गई थी। मैं बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। ऐसा लगता था ये पल खत्म ही ना हो। इसी तरह हम रोज छत पर और कभी गली में मिला करते थे। अब तो मैं जो भी कुछ बनाती उसको जरूर खिलाती थी और वो मेरे हाथों का बना खाना खाकर बहुत खुश होता था। कभी मैं उसको स्कूल में बुला लिया करती थी। वह मुझ पर खूब पैसे खर्च करता था, आइसक्रीम खिलाता था। मेरी सहेलियों को भी कुछ न कुछ खिलाता रहता था। मेरी सहेलियां कहा करती थी, तुम दोनों की जोड़ी चांद सूरज जैसी लगती है। एक दिन मम्मी नानी से मिलने चली गई थी। मम्मी को वहाँ 2-3 दिन लगना था। पापा भी नाइट ड्यूटी लग गई थी। मैंने भाई बहनों को सोने के बाद चुपके से उसको अपने घर बुला लिया था। वह भी बहुत खुश हुआ था। मेरे लिए मिठाई लेकर आया था जो मुझे बहुत पसंद थी और मेरे लिए चांदी की अंगूठी भी लाया था। उस रात उसने मुझसे बहुत सारी बातें की। वादा किया कि हम दोनों शादी करेंगे। मुझे भी वो बेहद पसंद था। मैंने भी उससे इस तरह का वादा कर लिया था। मैं तो उसके बिना अपने जीने का भी नहीं सोच सकती थी। उस रात मुझसे मिलने आया तो मुझे गले लगाकर न जाने कितनी देर खड़ा रहा। मुझे भी बड़ा सुकून मिल रहा था। उसके सीने में चिपक कर फिर उसने कहा, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? मैं बहुत शर्मा रही थी। मैंने शर्माते शर्माते अपना सर हाँ में हिलाया। उसने पहले मेरे माथे को चूमा, उसके बाद मेरे गालों को चूमा
उसके बाद मेरे होठों पर आया। मैं उसके ऐसा करने पर बिल्कुल बेबस हो रही थी। मेरा मन भी कर रहा था कि मैं भी जोर से उसे पकड़कर ऐसे ही चूमूं। आखिरकार मैं भी बेबस हुई थी और जब वो मेरे होठों पर आया था, मैं भी खुलकर अपने आप को उसके लिए सौंप दिया था। वो मेरे होठों को चूमता रहा, मैं भी उसको होठों पर बरस पड़ी थी। वह सुबह तक बस एक दूसरे को चूमते ही रहे। सुबह जब मंदिर में पूजा आराधना होने लगी, वह तुरंत अपने छत पर चला गया। मैं भी उठकर जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। अपने बहन भाइयों को तैयार करके स्कूल भेजा। इसी तरह अगली रात भी वो मेरे छत पर मुझसे मिलने के लिए आया था और हम सारी रात एक दूसरे में खोए रहे। माँ 3 दिन के बाद नानी के घर से वापस आई थी। उन्होंने ऐसी बात की, मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। मैं कुछ भी समझने सोचने की हालत में नहीं थी। उन्होंने कहा, बरका, मेरी सहेली के बेटे से मैं तुम्हारी शादी तय करती है। उसके शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी पत्नी माँ नहीं बन पाई है। मेरी सहेली चाहती है कि मैं तुम्हारी शादी उसके बेटे से कर दूं, ताकि उसके घर में भी उसके बेटे की औलाद हो जाए। मैं माँ की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई और तुरंत रोने लगी। माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वह शादीशुदा है और उसके शादी को 10 साल बीत चुके हैं। अब तुम कहती हो कि मैं उसे शादी कर लूं? वह मुझसे काफ़ी बड़ा है, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के बीच में बोलने की? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि बीच में बोलो? मैंने तुम्हें सिर्फ बताया है और हमारी मर्जी चलेगी, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत तेज रो पड़ी थी। माँ, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी उम्र अभी 17 साल है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माँ ने मुझ पर बिना सोचे समझे चप्पलों की बरसात कर दी और कहा, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं, सिर्फ हमारी बातों को मानना है, वही सबसे अच्छी लड़की कहलाती है। मैं माँ की बातों को सुनकर बहुत हैरान हुई थी। वह तो बिल्कुल पक्का इरादा करके आई थी कि मेरी शादी उस शादीशुदा आदमी से करवा कर रहेंगी। मैं भी बहुत गुस्से में आ गई थी और मैंने भी अपने आंसू साफ किए। अगले दिन स्कूल गई, अपने प्रेमी सुनील को वहीं स्कूल में बुला लिया और उसको सारी बातें बता दी। उसने कहा, यह तो बहुत बुरी बात है, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा, अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। उसने भी बिना जाने समझे हामी भर ली और मैं उस दिन स्कूल से घर नहीं लौटी, सीधा सुनील के साथ लखनऊ चली गई। वहाँ हमने किराए पर कमरा लिया। सुनील लकड़ियों का काम जानता था, उसने अपने लिए काम ढूंढ लिया। हम दोनों एक साथ एक रूम में रहने लगे। मैं रात को सुनील के साथ उसके सीने पर सर रखकर रो पड़ी थी। सुनील ने भी मुझे बाहों में भर लिया और कहा, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं भी सुनील को बहुत चाहती थी और मैं उस दिन अपने आप को सुनील के हवाले कर चुकी थी। अपने सारे कपड़े निकालकर सुनील के आगे ढेर हो गई थी। सुनील भी मुझे देखकर बेबस हो गया था। उस रात हम इश्क के समंदर में गोते पर गोते लगाते रहे, एक दूसरे में समाये रहे। यूं ही सुबह हो गई। सुनील अपने काम पर चला गया। हम दोनों ने अभी शादी नहीं की थी। हम दोनों का इरादा था कि कुछ पैसे पहले जोड़ लें, उसके बाद शादी कर लेंगे। मैंने सुनील को कहा कि मैं भी कुछ काम कर लूं। सुनील ने कहा कि नहीं, तुम्हारा बाहर जाना अच्छा नहीं है, तुम घर में ही रहो। मुझे नहीं पता था मेरी माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा, लेकिन मैं सुनील के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई थी। हमें यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन सुनील काम पर गया तो वापस नहीं लौटा। मैंने पूरी रात उसके इंतजार में बिता दी। सुबह हो गई, वो वापस नहीं आया। सुनील जहाँ काम करता था मैं वहाँ गई थी। उसने बताया कि आज सुनील काम पर आया ही नहीं था। उस ठेकेदार की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकली थी। मैं यहाँ लखनऊ में किसी को जानती भी नहीं थी और घर से जो मैं पैसे लेकर आई थी वह भी खत्म हो गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं कहाँ से सुनील को ढूंढूं। इसी तरह 2 दिन बीत गए थे। मैंने कुछ खाया भी नहीं था। घर में राशन तो था पर मैंने कुछ बनाया ही नहीं। मुझे अब बहुत डर लग रहा था। मैंने कुछ देर बैठकर ठंडे दिमाग से सोचा और कहा कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। एक अकेली लड़की मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता सुनील कहाँ चला गया और मैं किसी को क्या बताती, क्योंकि मैंने अभी तक उसके साथ शादी भी नहीं की थी। मैं घर तो नहीं गई, लेकिन वह सारा सामान बेचकर नानी के घर चली गई थी, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। मैं वहीं पहुँच गई थी। वहाँ पहुँची तो मेरे पैरों तले से जमीन निकली थी, क्योंकि वहाँ मेरे मम्मी पापा सभी मौजूद थे। मुझे घर से गायब हुए पूरे 12 दिन हो चुके थे और 4 दिनों से तो सुनील भी गायब था। कहाँ था मुझे नहीं मालूम, ना ही उसके बारे में मुझे कोई जानकारी थी। जब माँ की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझ पर बरस पड़ी थी। उन्होंने कहा कि इसने मेरे खानदान का नाम डुबो दिया है।
पापा भी मुझ पर बरस पड़े थे। मुझे बहुत मारा गया। मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में बंद थी। मेरे पूरे शरीर पर नील पड़े थे। माँ ने मुझ पर पानी के छींटे डालकर उठाया और कहा कि जल्दी से इस सब चोट पर दवाई लगाओ और दवाई खाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ। 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी शादी है। माँ ने मुझे हल्दी में दूध गर्म करके दिया, दवाई दी और मेरे चोट पर मलहम लगाए। मैंने माँ से पूछा, माँ हम दिल्ली कब जाएंगे? माँ ने मुझे घूरती हुई आंखों से देखा और कहा कि नहीं, तुम दिल्ली नहीं जाओगी, तुम अपने ससुराल जाओगी। और हम जिस मकान में रहते थे उस मकान को खाली करके आ गए हैं। अब जहाँ तुम्हारे पापा जॉब करते हैं हम उसी के आसपास रहते हैं। मुझे ये दूसरा सदमा लगा था, क्योंकि अब मैं वहाँ भी नहीं जा सकती थी और ना ही मैं सुनील का पता लगा सकती थी। आखिर सुनील कहाँ गायब हो गया था? क्या सुनील ने मेरा फ़ायदा उठाया था या उसने मुझे धोखा दिया था? मैं ये सब उससे पूछना चाहती थी। आखिर उसने ये सब क्यों किया? लेकिन अफसोस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं यहाँ एक कमरे में बंद हो गई थी और 1 हफ्ते बाद मेरी शादी थी। इसी तरह रो रो कर 1 हफ्ता बीत गया। जिससे मेरी शादी थी मैंने बचपन में उसको देखा था। उसकी अपनी फैक्ट्री थी और पैसा भी भगवान ने उसको बहुत दिया था। वह कपड़ों का व्यापार किया करता था। उसकी पत्नी भी उसी के टक्कर की थी। मुझे नहीं मालूम था उसकी पत्नी ने दूसरी शादी के लिए हाँ क्यों भरी थी। मुझे उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मैं तो सिर्फ सुनील के लिए मरी जा रही थी। मुझे इस शादी से कोई लेना देना नहीं था। 1 हफ्ते के बाद मेरा दरवाज़ा खटका। मेरे कमरे में दुल्हन के कपड़े लाए गए। मुझे पूरा दुल्हन बनाया गया। मुझे मंडप तक ले जाया गया। मैं तो एक लाश की तरह थी, लेकिन माँ ने मुझे कसम दी थी कि तुम्हें ये शादी किसी भी हाल में करनी है, क्योंकि अगर तुम ये शादी कर लोगी तो हमें दिल्ली में अपना मकान भी मिल सकता है। क्योंकि जिससे मेरी शादी होने वाली थी वह अब अपने दिल्ली में बने गोदाम को ही संभाल रहा था और मैं सीधा शादी होकर दिल्ली ही जाने वाली थी। पर यह बात मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं थी कि मैं शादी होकर दिल्ली जाऊंगी। कुछ घंटों के रस्म होने के बाद मेरी शादी संपन्न हो गई थी और मैं अब विक्रम की पत्नी बन चुकी थी। विक्रम की ट्रेन रात के 10 बजे की थी, जिससे हम दिल्ली जा रहे थे। मैं जैसे ही आगरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची और दिल्ली के ट्रेन को देखा, मेरे अंदर अजीब हालत पैदा हो रही थी। मैं सिर्फ सुनील को ही सोच रही थी कि वह कहीं भी मुझे दिखाई दे दे, लेकिन फूटी किस्मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ट्रेन आई और हम उस ट्रेन में बैठ गए। हमारा डब्बा फुल एसी का था। उस डब्बे में सिर्फ मैं और मेरा पति विक्रम ही था। विक्रम ने मुझे देखकर कोई रिएक्शन नहीं दिया। विक्रम ने कहा, तुम बाथरूम जाकर अपने कपड़े बदल सकती हो, यहाँ इस डिब्बे में कोई आने वाला नहीं, वह सिर्फ हमारा पर्सनल डिब्बा है। हमने अपने डब्बे को लॉक लगा लिया। मैं विक्रम की बात मानते हुए बाथरूम की तरफ चल दी, फिर वापस पलट आई, क्योंकि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं थे। विक्रम ने मुझे एक बैग पकड़ाया और कहा, इसमें कपड़े हैं, इसे पहन लो। बाथरूम में गई तो वह अजीब से कपड़े थे। मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं देखे थे। उसमें पूरा शरीर ही नजर आ रहा था। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मुझे बाथरूम में घुसे हुए बहुत देर हो गई थी। मैं इसी दुविधा में पड़ी थी कि मैं ये कपड़े कैसे पहनूं। तभी बाथरूम पर जोर जोर से विक्रम ने आवाज़ लगाई, क्या हुआ? तुम बाहर क्यों नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने आवाज़ लगाई, नहीं, ये कपड़े, बस इतना ही बोल पाई थी। तभी विक्रम बाथरूम के अंदर आ गया, क्योंकि उस बाथरूम को बाहर से भी खोला जा सकता था। मैं बिना कपड़ों के बाथरूम में खड़ी थी और विक्रम मुझे बाथरूम से यूं ही बाहों में उठाकर बिस्तर पर लाया। कहा, क्या प्रॉब्लम है कपड़ों में? अगर नहीं पहनना है तो मत पहनो। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे सामने ऐसे भी रह सकती हो, और मैंने तुमसे जिस काम के लिए शादी की है अब उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। मुझे देर नहीं करनी। अब ये शर्माने का नाटक छोड़ दो। मुझे तुम पूरी की पूरी जवान नजर आ रही हो, कहीं से भी बच्ची नजर नहीं आ रही। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकली थी। विक्रम मुझसे किस तरह से बात कर रहा था। अब मैं बिना कपड़ों के और विक्रम भी बिना कपड़ों के आमने सामने खड़े थे। मेरे पूरे बदन में सनसनी दौड़ रही थी। कुछ ही मिनटों में विक्रम ने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया था, पर मेरी आंखों में तो सिर्फ सुनील समाया था। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैंने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। वह पूरे 3 घंटे तक मेरे शरीर से चिपका रहा, अपनी आग मिटाता रहा। मुझे कुछ भी होश नहीं था। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो एक बेजान लाश बन गई थी। जब दिल्ली पहुंचने वाले थे, विक्रम ने कहा, अपने कपड़े पहन लो और अच्छे से मेकअप कर लो, दिल्ली में चलकर अगला राउंड होगा। दिल्ली के करोल बाग में हम पहुंच चुके थे। यहाँ पर 4 कमरों का फ्लैट था और जो कि बहुत ही खूबसूरत था। काम करने के लिए नौकर थे। मुझे सिर्फ सज संवर कर विक्रम के लिए बैठना था। विक्रम ने कहा कि नहा लो और फ्रेश हो जाओ
उसके बाद नाश्ता बनाने से पहले मेकअप कर लेना, क्योंकि नाश्ते से पहले का एक डोज तुम्हें देना होगा। उसके बाद खाने के बाद, उसके बाद सोने के बाद बस तुम्हारा यही काम है। तुम जल्दी से जल्दी विक्रम के बच्चे को पैदा करो। उसने कहा कि मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं, मैंने सिर्फ तुमसे बच्चे के लिए शादी की है और उसके लिए ही तुम्हें काम करना होगा। उसके बाद शायद तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी, क्योंकि मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसको बिना बताए मैंने तुमसे शादी की है। अगर उसे पता चल गया तो मेरा जीना हराम कर देगी। इसलिए तुम्हारी खूबसूरती से और तुमसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ की अच्छी सहेली है, इसलिए मैं तुम्हें बच्चा हो जाने के बाद गांव में अपनी माँ के पास छोड़ दूंगा और मेरी माँ को ही तुम्हें संभालना होगा, क्योंकि मेरी पहली पत्नी से मेरी माँ की नहीं बनती, तो तुम वहाँ माँ की सेवा करना और मैं अपनी पहली पत्नी के साथ अपने बच्चे को संभाल लूँगा। हाँ, अगर मुझे दूसरा बच्चा चाहिए होगा तो फिर तुम मुझे दोबारा पा सकती हो। दूसरे बच्चे के बाद तो तुम्हारा काम ही खत्म हो जाना है। उसके बाद मैं तुम्हें कभी ना मिलूंगा, इसलिए जो भी करना है अभी कर लो। उसकी बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसकी थी। ये किस तरह का आदमी है, इसको सिर्फ बच्चा चाहिए। और मुझे तो अभी तक सुनील की बहुत याद आ रही थी। फिर मैंने कहा, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इन्हें सिर्फ शरीर चाहिए होता है। सुनील ने भी तो मुझे पूरा 1 हफ्ता इस्तेमाल किया और न जाने कहाँ छुप कर बैठ गया और कभी मुझे ढूंढने की कोशिश ना की। फिर सोचने लगी कि नहीं, ये सब सुनील ने नहीं किया था, ये तो मेरा अपना फैसला था। मैंने अपने आप को सुनील को सौंप दिया था और मैं खुद सुनील के साथ भागी थी। इसमें सुनील की कोई गलती नहीं थी, बस वह क्यों गायब हो गया था मुझे ये पूछना था। वह जिंदा था या मर गया था मुझे ये जानना था। पर यहाँ मैं कैसे उसके बारे में पता लगाती? मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। विक्रम सारा दिन अपने काम में बिजी रहता, रात को घर पर लौटता और उसका कहना था कि जब मैं रात को वापस आऊं तो तुम बिस्तर में तैयार मिलो। मैं क्या कर सकती थी, मैं ऐसा ही करती थी। जब उसका पूरा मन भर जाता तब वह लेट जाता, सुबह नाश्ता करता, फिर से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता और अपने गोदाम पर चला जाता। गोदाम कहाँ था मुझे नहीं मालूम था। इसी तरह मुझे अब 3 महीने बीत चुके थे। मुझे उल्टियाँ आनी शुरू हो गई थी। विक्रम मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है। विक्रम का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो मुझे घर लाया और खुशी के मारे उसने मेरे साथ वह सब किया। विक्रम कहने लगा, अब मुझे तुम्हें ज्यादा झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे 9 महीने के बाद शायद तुम मेरी शक्ल भी नहीं देख पाओगी। प्रेग्नेंट होने के बाद विक्रम अब मेरे पास कम ही आता था, पर वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे हमेशा खुश रखता था, मुझे बाहर घुमाने भी ले जाता था। लेकिन मेरे अंदर एक और सवाल पैदा हो रहे थे, क्या ये बच्चा विक्रम का था या फिर सुनील का था? मुझे कुछ मालूम नहीं था, ना ही मुझे कोई सुनील की खबर थी। मुझे रह रहकर सुनील की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि विक्रम का कहना था बच्चा हो जाने के बाद मुझे गांव में छोड़ देगा। मैंने एक दिन विक्रम से कहा, विक्रम, मेरी सहेली का घर यहीं दिल्ली में है, क्या मैं अपनी सहेली से मिलने जा सकती हूँ? विक्रम ने कहा, क्या तुम अकेले जाओगी? तुम अपनी माँ को अपने साथ ले जाना, क्योंकि तुम्हारी माँ भी यहीं दिल्ली में है और वह भी बहुत खुश है क्योंकि तुम अब माँ बनने वाली हो। विक्रम के मुंह से माँ का नाम सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, नहीं, मुझे माँ से नहीं मिलना। विक्रम ने कहा, क्यों, तुम्हें अपनी माँ से क्यों नहीं मिलना? मैंने कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। माँ ने मेरी जबरदस्ती शादी करवाई थी, वह भी एक शादीशुदा आदमी से जो सिर्फ मुझसे बच्चा पैदा करवाने के लिए शादी कर रहा है। विक्रम कुछ नहीं बोला, शायद वह शर्मिंदा हो गया था। कहा, ठीक है, तुम अकेली चली जाना, लेकिन अपने दिमाग में इस तरह के फालतू बातें ना सोचना, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें खुश रहना है और जाकर तुम अपनी सहेली से मिल सकती हो। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। विक्रम ने मुझे कहा था तुम जा सकती हो। मैंने कहा, विक्रम, मैं आज नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज तो दोपहर हो चुका है। मैं सुबह निकलूंगी और पूरा दिन अपनी सहेली के साथ रहूंगी, शाम को यहाँ आ जाऊंगी। विक्रम ने कहा, तुम ऐसे ऑटो में नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बुक कर देता हूँ, तुम गाड़ी में चली जाना। मैंने कहा, ठीक है, उसी गाड़ी से वापस आ जाना। मैं बहुत खुश हुई थी। मेरे पास पूरा दिन था और मैं इस पूरे दिन में सुनील को ढूंढने वाली थी। वह कहाँ था और क्यों गायब हुआ था? हम जहाँ किराए पर रहते थे, मैं उस मकान में गई, पर वहाँ ताला लगा हुआ था। पड़ोस में पूछा तो बताया कि ये किराएदार गाँव गए हुए हैं। सुनील उस मकान के पीछे रहता था, लेकिन सुनील का अपना मकान था। मैंने ड्राइवर को कहा कि तुम यहीं गाड़ी में बैठो, मैं पता करके आती हूँ। मेरी सहेली यहाँ रहा करती थी, लेकिन अब यहाँ नहीं है, वो कहाँ है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लूँ।
ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगा दी और कहा कि तुम जा सकती हो और कहा मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं ये कहकर तुरंत पिछली गली में चली गई जहां सुनील रहा करता था। सुनील अपने घर में 4 भाई थे। सुनील सबसे बड़ा लड़का था। मैं जब उनके घर में गई, सुनील के बारे में पूछा तो उसकी बड़ी भाभी ने मुझसे सीधे मुंह बात तक ना की। कहा तुम्हारी शादी हो गई थी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? उन्होंने कहा सुनील की भी शादी हो गई है। मैंने कहा नहीं भाभी, सुनील शादी कैसे कर सकता है? भाभी ने गुस्से में कहा क्यों, तुम शादी कर सकती हो, सुनील क्यों नहीं कर सकता शादी? तभी सुनील की माँ नजर आई। मैंने उनका पैर छुआ और कहा माँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो सुनील कहाँ है? मुझे सुनील से मिलना है। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे निकलना भी है। बस मुझे एक बार उससे कुछ पूछना है। उसकी माँ कहने लगी बेटा वह घर छोड़कर जा चुका है, वह हमारे साथ नहीं रहता। मैंने कहा माँ बस एक बार मुझे बता दीजिए वह कहाँ है। उन्होंने बताया कि वह अपने मझले भाई के साथ मेरठ में रहता है। मैंने कहा क्या सच में सुनील ने शादी कर ली है? उन्होंने कहा नहीं, शादी नहीं की है। शादी की वजह से ही वो ये घर छोड़कर चला गया है। मेरी बड़ी बहू चाहती थी कि वह उसकी बहन से शादी करे। मैंने सुना है कि तुम दोनों एक साथ भाग गए थे। क्या तुम दोनों ने शादी नहीं की थी? मैंने कहा नहीं माँ, हमने शादी नहीं की। शादी करने वाले थे, लेकिन न जाने सुनील कहाँ गायब हो गया और फिर मैंने उसे बहुत ढूंढा, वो मुझे ना मिला तो मैं बेसहारा हो गई और मैं अपने नानी के घर चली गई। वहाँ मैं ऐसे मुसीबत में फंस गई। मेरी माँ ने वहाँ मेरी शादी करा दी और मैं आज शादीशुदा हूँ। मैंने अपनी सारी बात बता दी। सुनील की माँ ने कहा कि बेटा मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें सुनील छोड़कर क्यों भागा था, लेकिन हाँ सुनील ने अभी तक शादी नहीं की है। इसी वजह से वो मेरठ चला गया है और वहीं पर रहता है। मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी क्योंकि मैं जिस काम के लिए आई थी सुनील मुझे नहीं मिला था। लेकिन एक अच्छी बात हुई थी कि सुनील का पता चल गया था वह कहाँ पर है। मैंने कहा क्या माँ आप बता सकती हैं मेरठ में सुनील कहाँ पर है? सुनील की माँ ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें वहाँ के एसटीडी का नंबर दे सकती हूँ। तुम वहाँ फ़ोन मिलाकर सुनील से बात कर लेना, तुम्हें एड्रेस बता देगा, तुम वहाँ जाकर मिल लेना। सुनील की माँ ने मुझे चाय पानी के लिए पूछा था। सुनील की माँ बहुत अच्छी औरत थी। वो मुझे बेटी की तरह चाहती थी क्योंकि मैं जब भी कुछ अच्छा बनाती थी सुनील के माँ को ले जाकर खिलाती थी और मुझसे वो बहुत खुश रहती थी। मुझे सुनील ने बताया था कि उसकी भाभी की बहन से उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता था। इसी वजह से वह अपनी भाभी की बहन को भाव नहीं देता था। मैंने सुनील की भाभी की बहन को भी देखा था। जब उसके भाभी के बच्चा होने वाला था तो वह अपनी बहन के यहाँ जापा कराने आई थी। सुनील की भाभी की बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाप थी। सुनील पढ़ा लिखा था और वह ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। सुनील उसको पसंद नहीं करता था। सुनील की भाभी की बहन उसे चाहने लगी थी, लेकिन सुनील ने साफ मना कर दिया था कि वह कमला से शादी नहीं करेगा। इसी वजह से भाभी उससे बहुत नाराज रहती थी। सुनील मुझे सारी बातें शेयर करता था और सुनील ने मुझसे वादा भी किया था कि वह कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अब मुझे सुनील की बहुत याद आ रही थी, लेकिन एक अच्छी बात थी कि मुझे सुनील के बारे में पता चल गई थी और उसका नंबर भी मिल गया था। मैंने आंटी के हाथ की चाय पी और वहाँ से चल पड़ी थी। मैं बहुत जल्द अपने फ्लैट में पहुँच चुकी थी। विक्रम शाम को आया था। विक्रम मुझसे पूछने लगा तुम बहुत जल्दी अपनी सहेली से मिलकर आ गई हो। मैंने कहा मेरी सहेली ससुराल गई थी तो मैं बस आ गई, मुझे वहाँ क्या काम था जब मेरी सहेली ही नहीं थी। इसी तरह अब मेरा 9वां महीना लगने वाला था और डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी की टाइम भी दे दी थी। एक शाम बहुत तेज़ दर्द उठा था। विक्रम मुझे अस्पताल ले गया। माँ भी वहाँ अस्पताल में मुझसे मिलने के लिए आई थी। मैंने अपनी माँ से कोई बात नहीं की। मुझे अपनी माँ से बहुत शिकायत थी। कुछ ही मिनटों के बाद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। बच्चा बिल्कुल सेहतमंद था, लेकिन बच्चे की शक्ल में मुझे सुनील की शक्ल नजर आ रही थी। मेरी बिटिया हुई थी। विक्रम बहुत खुश था। उसने मुझे एक पेपर पर साइन करवाया कि ये बच्चा मेरा है और मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती। मुझे भी कुछ खास लगाव नहीं था क्योंकि विक्रम मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। उसे सिर्फ बच्चा चाहिए था और मुझे कहीं से भी सुनील चाहिए था। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस पेपर पर साइन कर दिए। सुनील ने कहा कि अभी से इस बच्चे को तुम्हें त्यागना होगा, क्योंकि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया तो फिर ये तुमको नहीं छोड़ पाएगा और तुम्हारे अंदर भी ममता जाग उठेगी। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी इसी वक्त इस बच्चे को मुझे सौंप दो और तुम मेरी माँ के पास गांव चली जाओ। मुझे भी विक्रम से खास लगाव नहीं थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे को अपने दिल पर पत्थर रखकर विक्रम को सौंप दिया था।
और शाम होते ही विक्रम ने मुझे आगरा पहुंचा दिया था और मुझसे कहा, अगर मुझे दोबारा बेटे की चाहत हुई तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मुझे अभी अपनी पहली पत्नी से ये सलाह लेनी पड़ेगी। तो अभी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतनी प्यारी बच्ची दी है। तुम्हें मेरी माँ के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मैं अब विक्रम के माँ के पास आ गई थी। विक्रम की माँ ने कहा, तुम्हारे लक्षण बहुत अच्छे हैं, तुमने हमारे घर में लक्ष्मी पैदा की है। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, कहा दूधो नहाओ पूतो फलो। मुझे यहाँ रहते अब 2 महीने से ऊपर हो गए थे। मुझे अपनी बच्ची की बहुत याद आती थी। सुनील को भी मैं बहुत मिस कर रही थी। एक दिन मेरी सास ने कहा कि मेरठ में उनके बहन के बेटे की शादी है और हमें वहाँ पर चलना है। तुम जल्दी से तैयारी कर लो, अपने कपड़े मार्केट से ले आओ। मेरठ में ही सुनील रहता था। बात सुनते ही मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे सुनील का तो पता था मेरठ में कहाँ पर है, लेकिन हमें शादी में मेरठ में कौन सी जगह जाना था ये नहीं मालूम था। और ये तो बहुत आसान काम था। मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया था। भगवान की करनी ऐसी थी, जहाँ सुनील रहता था उसके आसपास ही हमें जाना था। और मैं खरीदारी करते समय सुनील को फ़ोन मिलाया था और मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मेरे जान में जान आई थी। और जो बात उसने बताई मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। उसने कहा कि उस दिन भाभी ने मुझे उस ठेकेदार के दुकान से गुंडों से उठवा लिया था। भाभी मेरी पल पल की खबर रख रही थी। भाभी का ननिहाल लखनऊ में ही था और उन्होंने मुझ पर नज़र रखा हुआ था। वहाँ से मुझे उठवा लिया था। धोखे से मेरी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी, लेकिन एंड टाइम पर मुझे होश आ गया था और मैंने उस शादी के लिए मना कर दिया था और वहाँ से अपने घर भाग आया था। वहाँ तुम्हारे माता पिता ने मुझ पर केस कर दिया था। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें किडनैप करने का मुझ पर आरोप लगाया था, जिसकी वजह से मुझे 3 महीने जेल में रखा गया था। फिर माँ और भाई ने मेरी जमानत करवा ली थी। तब से मैं यहाँ मेरठ में आकर रह रहा हूँ। मुझे पता चला था कि तुम्हारी शादी उसी हफ्ते में हो गई थी, तो मैं बिल्कुल चुप बैठ गया था। तुम्हारी शादी का पता चलते ही मम्मी पापा ने मुझ पर से केस भी हटवा दिया था। मैं सुनील की बातों को सुनकर रो पड़ी थी। हमारे प्यार के दुश्मन कई लोग थे, जिनकी वजह से हम अलग हुए थे, लेकिन अब मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं सुनील को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि सुनील ने भी अभी तक शादी नहीं की थी। इस बार सुनील से मैंने अपनी सारी बातें शेयर की और कहा कि मेरी शादी हुई है, लेकिन विक्रम मुझसे प्यार नहीं करता। सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए उसने मुझसे शादी की है, क्योंकि वह पहले से शादीशुदा है और मैंने उसके बच्चे को जन्म भी दे दिया है। सुनील भी रो पड़ा था। उसने कहा कि हम दोनों चाहे मरे चाहे कुछ भी हो, हम एक होकर रहेंगे। उसने कहा कि इस बार हम कहीं दूर भागेंगे ताकि हम पर किसी की नज़र ना हो। मैंने सुनील से बताया कि मैं मेरठ में तुम्हारे आसपास शादी में आ रही हूँ, तुम मुझे वहीं मिल जाना। सुनील मेरे लिए तैयार बैठा था। मैं भी अपने सास के साथ मेरठ पहुँच चुकी थी। सुनील मुझे स्टेशन पर ही दिख गया था। मैंने स्टेशन पर उतरते ही सासू माँ को कहा कि मुझे बाथरूम जाना है, तुम सामान देखो, मैं अभी बाथरूम में होकर आती हूँ। सुनील भी मेरी ताक में बैठा हुआ था। मैं जैसे ही बाथरूम गई, सुनील मुझे वहीं मिल गया और मुझे पकड़कर रो पड़ा था। प्लेटफार्म 5 पर हैदराबाद की ट्रेन खड़ी थी। हम उसी ट्रेन में बैठकर हैदराबाद चले गए। हैदराबाद पहुँचते ही हम दोनों ने शादी की। वहाँ एक किराए का फ्लैट लेकर रहने लगे। अब मैं सुनील के साथ ही काम पर जाती थी और सुनील से कहा, सुनील मैं भी लकड़ी का काम सीखूंगी और तुम्हारे साथ ही काम करूंगी। सुनील को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। उसने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह सकता। हम दोनों एक साथ काम पर जाते। लोग देखकर हंसते और कहते कि औरत होकर लकड़ी का काम करती हो। लोगों का कोई जवाब न देती और मैं अपने काम से काम रखती थी। मेरी और सुनील की शादी को आज 5 साल बीत गए थे। दोबारा कभी पलटकर अपनी माँ के घर नहीं गई और ना ही कोई खोज खबर ली। मुझे नहीं मालूम मेरी माँ क्या सोच रही होगी। मुझे नहीं मालूम कि विक्रम पर क्या बीता होगा। एक बात जो मैंने सीखी, अगर तुम किसी से दिल से मोहब्बत करो तो भगवान भी उससे मिलाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि भगवान को सच्ची मोहब्बत अच्छी लगती है और सच्ची मोहब्बत को भगवान भी सराहता है। और शायद भगवान ने ही मुझे इतनी हिम्मत दी थी कि मैंने सुनील को दोबारा पा लिया और सुनील भी मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, तभी उसने मुझे दोबारा अपना लिया। कभी उसने विक्रम और मेरे रिलेशन के बारे में नहीं पूछा। उसे तो सिर्फ मैं मिल गई थी, उसी की खुशी थी। आज मेरे और सुनील के 2 बच्चे हैं और दोनों ही लड़के हैं। आप लोग बताइए, आप लोग मेरी मोहब्बत का क्या नाम दोगे? ऐसी मोहब्बत बहुत कम लोगों ने की होगी। आप लोग बताइए,
मेरे और सुनील की मोहब्बत को आप लोग कितने नंबर देना चाहते हैं। इसका दूसरा भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है। इसमें विक्रम की पहली पत्नी की लव स्टोरी और विक्रम और बरखा की बेटी श्वेता की कहानी होगी। ये बहुत दिलचस्प रहने वाली है। जब बरखा अपनी बेटी को छोड़कर चली गई तो विक्रम और विक्रम की दूसरी पत्नी ने श्वेता को बड़ा किया था। इस कहानी को मिस ना करें। इसका अगला भाग इसके कैप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसका दूसरा भाग देख सकते हैं। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।